नमस्कार साथियों। ठंडी ताजी हवा बह रही है। हम लोग मॉर्निंग वॉक करने के बाद आराम से बैठे हैं और जीवन का असली उद्देश्य है आराम से बैठना। लेकिन आराम से बैठने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, एक जगह बनानी होगी और जब आप उस जगह पे पहुंचेंगे तभी आप आराम कर सकते हैं। तो आज आपको एक ऐसे ही कर्मठ व्यक्ति से हम मिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं गौरव पुष्कर जी। जी नमस्कार। गौरव पुष्कर जी अपना परिचय स्वयं में है और हम इनसे आग्रह करेंगे कि अपना परिचय दें। दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम गौरव पुष्कर है और मैं फिलहाल समाचार संपादक हूँ दूरदर्शन केंद्र रांची में। और मैं भारतीय सूचना सेवा 2019 बैच का ऑफिसर हूँ। और इससे पहले मेरी पोस्टिंग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन में रह चुकी है। उसके बाद अक्टूबर में मेरा तबादला यहाँ हुआ। दरअसल भारतीय सूचना सेवा एक ऐसी सर्विस है जिस सर्विस के ऑफिसर्स जो भारत सरकार से संबंधित जो सूचनाएं हैं, उनकी प्लान एंड पॉलिसीज है, उसको जनता के बीच ले जाते हैं विभिन्न माध्यमों के जरिए। जैसा आपको पता होगा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ये भारत के लोक सेवा प्रसारक हैं और लोक सेवा प्रसारक होने का दायित्व के नाते ये इन प्रसारण सेवाओं का कर्तव्य होता है कि वो भारत सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम पॉलिसीज और पक्ष विपक्ष दोनों को बैलेंस करके आम जनों की खबरें जनता के बीच ले जाए ताकि उन्हें उनका सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तीनों से वास्ता हो सके। जी। तो आपने गौरव पुष्कर जी हमारे साथ हैं। गौरव पुष्कर जी हैं IIS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इन्होंने अपने बारे में बताया कि ये क्या कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए हैं, दूरदर्शन केंद्र रांची में महत्वपूर्ण पदभार संभाल रहे हैं और हमारे बीच में बड़े साधारण तरीके से बैठे हुए हैं। तो इनसे जानेंगे इनका जीवन यात्रा जो थी। बच्चे जो आज के समय में एक बड़ी समस्या हो गई है कि बच्चे बड़े जल्दी गिव अप करते रहे। तो गौरव जी आप हमें बताइए कि क्या इतना आसान था IIS बनना? जी नहीं, IIS बनना बहुत मुश्किल था और खासकर मेरे लिए तो और भी मुश्किल था। दरअसल मैं बेसिकली गढ़वा जिले का रहने वाला हूँ। गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का जिला है और झारखंड का इधर से देखा जाए तो अगर हम पश्चिमी क्षेत्र मान के चले तो पश्चिमी क्षेत्र का अंतिम जिला है। तो और गढ़वा से रांची के बीच की दूरी भी करीब 200 किलोमीटर है। काफी रिमोट है। हाँ, और नक्सल प्रभावित भी रहा है काफी समय। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो वहां से निकल करके इस मुकाम को पाना बिल्कुल आसान नहीं था। इसके लिए वाकई में संघर्ष की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। चूंकि मेरे बड़े फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे तो मैं हमेशा उनके साथ रहा। तो मेरी स्कूलिंग चंदवा से हुई। ये चंदवा लातेहार में एक ब्लॉक है, वहाँ बड़े बड़े फादर पोस्टेड थे। तो मेरी 7वीं तक की स्कूलिंग चंदवा से हुई। इसके बाद 7वीं के बाद उनका ट्रांसफर हो गया वैशाली। तो वैशाली में एक ब्लॉक है पातेपुर। तो पातेपुर उनके साथ मेरा जाना हुआ। तो बाकी 7वीं से लेकर के 10वीं तक की शिक्षा दीक्षा मेरी पातेपुर से हुई। 10वीं के बाद फिर उनकी पोस्टिंग हो गई गढ़वा। तो फिर वहाँ से 11वीं 12वीं के लिए मुझे गढ़वा आना पड़ा। इवन की ग्रेजुएशन भी वहाँ एक स्थानीय कॉलेज था, सदगुरु जगदीश सिंह नामधारी कॉलेज, तो उससे मैंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद ग्रेजुएशन करने के दौरान ही चूंकि ऐसा हुआ कि हमारे घर के ठीक सामने वाले घर में एक पत्रकार रहते थे। ये बात है 2004 की। तो वो पत्रकार महोदय को मैं देखता था कि उनकी बड़ी इज्जत होती थी, समाज में बड़ी पूछ थी उनकी। इवन कि सब कोई उनको बहुत इज्जत देते थे। तो मेरे मन में भी ललक हुआ कि क्यों ना मैं भी इनके जैसा बनूं, क्योंकि आदमी किसी न किसी को देख करके प्रेरणा लेता है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं भी कुछ आपकी तरह बन सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप कॉलेज जाते हैं तो आप ऐसा करें कि कॉलेज से रिलेटेड जो खबरें हैं वो आप वहाँ से लेते आए, इसको हम समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। तो उन दिनों हिंदुस्तान जो समाचार पत्र है हिंदी का, उसमें एक कैंपस करके एक कॉलम छपता था। उसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स होते थे कि जैसे आज ग्रेजुएशन के फॉर्म, इस सेशन के ग्रेजुएशन के फॉर्म भरे जाएंगे, पार्ट 1 की परीक्षा इतने तारीख से होगी, रिजल्ट, मतलब सूचना जैसा। हाँ, हाँ सूचना, नॉलेज बुलेटिन। हाँ नॉलेज बुलेटिन। हाँ।
तो वो मैं प्रिंसिपल से या किसी से बात करके ले आता था। मैं उनको बताता था कि मैं यहाँ का स्टूडेंट भी हूँ और मैं साथ साथ जर्नलिस्ट भी हूँ। तो फ्रेंड्स काफी मुझे इज्जत देते थे और मुझे भी अच्छा लगता था कि चलो कम से कम एक शेखी बघारने का मौका मिलता था। तो हाँ, ये दौर 2004 से 7 तक चला, जब तक मेरा कॉलेज खत्म नहीं हो गया। तो इस बीच में एक आध दो बाईलाइन आ चुके थे। उस समय बाईलाइन आना बड़ा टफ होता था। और बाईलाइन का मतलब जिसमें जिस खबर में आपका नाम जाता हो उसको बाईलाइन स्टोरी बोलते हैं। तो वो बाईलाइन स्टोरी मेरी एक दो आ चुकी थी और हल्के फुल्के विषयों पर मैं बाईलाइन लिखता था, क्योंकि बहुत कॉलेज स्टूडेंट के रहने के दौरान मुझसे सीनियर लोग थे, तो वो लोग गंभीर मुद्दों पर या पॉलिटिकल मुद्दों पर टिप्पणी लिखा करते थे। तो एक दो बाईलाइन मेरे इसी बीच आई, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगा। तो यार साथ में जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो मुझे कई लोगों ने सलाह दिया कि आप जो कर रहे हो इसमें अगर बिना ट्रेनिंग के करते हो तो बहुत फ्यूचर नहीं है। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये बात भी इनकी सही है कि बिना ट्रेनिंग के कर रहे हो तो इसमें फ्यूचर नहीं है। 2007 में फिर हम एक एडवर्टीजमेंट देखा रांची यूनिवर्सिटी के मास कॉम एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का। तो वो फिर हम लोग दो मित्र थे, अच्छे मित्र। तो दोनों मित्र हम लोग आ गए रांची और मास कॉम एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का फॉर्म खरीदा। और मेरा जो मित्र जिसने फॉर्म खरीदा था वो उसका सिलेक्शन पहली लिस्ट में हो गया और मेरा नहीं हुआ, जबकि मैं जर्नलिस्ट था भी और मैं पेशेवर पत्रकारिता भी कर रहा था। मतलब 12th फेल की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, 12th फेल की कहानी सभी लोगों की कहानी है। हाँ जी। तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं बहुत दुखी था कि मेरा ही एडमिशन नहीं हुआ और और जिसका पत्रकारिता से मैंने बहुत थोड़ा लेना देना था उसका एडमिशन हो गया। तो मैं बहुत निराश था। मैं सोचा अब क्या करूं। तो मैंने उस फ्रेंड को कहा कि भाई ऐसा है कि तू पढ़ के आ जाना और मुझे 1 घंटा पढ़ा देना। तो बोला कि ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे। फिर लेकिन वो कहते हैं ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा मिलते हैं किसी से। तो उन दिनों पत्रकारिता विभाग में हिंदुस्तान के एक पत्रकार पढ़ाते थे, उनका नाम था घनश्याम श्रीवास्तव। तो वो भी बहुत बड़े पत्रकार थे उस समय, मैंने उन दिनों अच्छी पहचान थी पत्रकारिता जगत में उनकी। तो मैं गया उनके पास, कहा कि सर मेरा नाम उसमें नहीं आया है और मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी बड़ी दिली इच्छा है। तो बोले कि अभी चिंता क्यों करते हो, अभी तो फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट तक आती है, तो तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अच्छा किया है तो बिल्कुल सेकेंड लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा। और वाकई में सेकेंड लिस्ट में मेरा नाम आया और मैंने एडमिशन लिया। तो सेकेंड लिस्ट में फिर जब नामांकन हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो मेरे अंदर जो अंदर से पत्रकारिता का जुनून था वो पत्रकारिता विभाग में एडमिशन लेने के बाद उसको और हवा मिली। और मैं जितने हमारे साथी थे और उन लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने एक इनोवेशन शुरू किया कि हम लोग इस सेशन को, पूरा 1 साल का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग ऐसे नहीं जाने देंगे। हम लोग कुछ पत्रकारिता विभाग को ऐसा करके जाएंगे, कुछ ऐसा नया करके जाएंगे कि ये हम लोगों के लिए भी मिसाल बने और आने वाले छात्रों के लिए भी मिसाल बने। तो उन दिनों रीता शुक्ल डायरेक्टर हुआ करती थी पत्रकारिता विभाग की और बिल्कुल माँ जैसा उनका स्नेह था और वो सारे जितने स्टूडेंट थे उनको अपने बच्चों के जैसा स्नेह भी देती रीता थी। शुक्ल एक बहुत बड़ी साहित्यकार हैं और उनके बारे में आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। बहुत ही उनके बेहतरीन साहित्य हैं। बिल्कुल। और मुझे उनके मानस पुत्र होने का सौभाग्य भी प्राप्त है। वाह। और जब भी अभी हाल में उनकी बेटियों ने उनका एक बर्थडे सेलिब्रेट किया था सीसीएल में और मुझे उसमें बुलाया भी था और बिल्कुल मानस पुत्र जैसा वो मुझे स्नेह भी देती हैं, चाहे जब भी मिलूं, जितने दिनों के बाद भी मिलूं। तो उनमें पत्रकारिता का एक देखा जाए तो जो कला और साहित्य था वो उनमें कूट कूट करके भरा हुआ था। तो ये जर्नलिज्म जो आप कर रहे थे, जर्नलिज्म आपने किया,
उसके बाद फिर ये आईआईएस का सफर कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उसी पर। तो जैसा मैं बता रहा था कि पत्रकारिता विभाग में हम लोगों ने जो नया करने की कोशिश की, तो वहां से एक जनसुरत उनकी मैगजीन निकलती थी, वो उनका ईयरली मैगजीन था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक मंथली मैगजीन निकालेंगे। तो मंथली मैगजीन निकालना उस समय चुनौती भरा था कि भाई मंथली मैगजीन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, बनाएगा कौन। तो मेरे पास कुछ नॉलेज था, तो मैंने कहा कि हम लोग एक कंप्यूटर खरीदते हैं और कुछ तो हम लोगों ने, और जिसमें इसके संपादक मंडली है जो कॉलेज में पढ़ते हैं उन्हीं लोगों को रखा जाएगा, और उसके लिए भी एक चयन समिति बनेगी। वो चयन समिति चयन करेगी कि किनको संपादक रखना है और कैसे इस मैगजीन का प्रकाशन होगा। तो फॉर्चुनेटली मुझे जो है उसका प्रधान संपादक बनाया गया और एक संपादक मंडली तय हुई। उस पत्रिका का नाम था स्वतंत्र अभिव्यक्ति। उसमें हर महीने वो मैगजीन आती थी और हर महीने हम लोग उसमें करंट अफेयर्स और अपने आप को एक अच्छा जर्नलिस्ट कैसे बनाएं, अपनी क्रिएटिविटी कहाँ दिखाएं, क्योंकि उस समय फेसबुक का भी उतना विस्तार नहीं हुआ था और इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो इतना लोगों तक नहीं था कि आसानी से वो एक्सेस कर सके कि मतलब आसानी से वो फेसबुक पर अपनी बातें लिख सके, किसी को पढ़ा सके। तो वो एक उस समय पत्रिका बहुत सशक्त माध्यम थी अपने विचार रखने का। तो उस पे वो पत्रिका आई, बहुत लोगों ने उसे, स्टूडेंट ने उसको बहुत मुकाम मिला। एक हमारे साथ उस दौर में सनी शरद भी पढ़ते थे और वो भी लिखते थे। आप सनी शरद को आज द फॉलो अप जो यूट्यूब न्यूज चैनल है, जो झारखंड की पत्रकारिता का एक मिसाल है, जिसके 50 मिलियन फॉलोअर्स, 50 मिलियन व्यूज उसको हर महीने मिलते हैं, वो फॉलो अप जो न्यूज चैनल का जो संपादक मंडली और जो फाउंडर मेंबर्स लोग हैं, उनमें एक शनि शरद थे, वो भी हमारे बैचमेट है और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में। तो इसके बाद जब ये खत्म हुआ हमारा 8वें सेशन, तो 8वें सेशन खत्म होने के बाद एक अखबार यहाँ से लॉन्च हो रहा था, उसका नाम था आई नेक्स्ट। आई नेक्स्ट, हाँ, दैनिक जागरण का जो टेबलॉइड है। हाँ, दैनिक जागरण का एक टैबलॉइड अखबार था आई नेक्स्ट। और 2007 में सेशन खत्म होने के बाद, क्योंकि गढ़वा से मैं हिंदुस्तान के लिए लिखा करता था, तो रांची भी हिंदुस्तान में मैं गया, क्योंकि कुछ परिचित थे मेरे वहाँ जो सीनियर थे। तो उन्होंने कहा कि आप रांची आए हैं तो ऐसा करिए कि अब रांची में भी आप पत्रकारिता करिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैंने इसके लिए ट्रेनिंग भी ली है, पढ़ाई लिखाई भी की है, तो मैं रांची में भी पत्रकारिता करना चाहता हूँ। तो मैं वहाँ डेस्क पे पन्ने बनाने और न्यूज एडिटिंग करने में सीखने लगा। तो इसी बीच, चूंकि मुझे पैसे उस समय कम मिलते, तो उस समय 3,000-3,500 रुपए मुझे हिंदुस्तान ने देने की बात कही थी। तो हर आदमी में एक आकांक्षा होती है कि उसको बेहतर सैलरी। हिंदुस्तान वाले भाई, इनका पैसा पिछला एरियर दे दीजिएगा। नहीं, एरियर बकाया नहीं, बकाया नहीं। तो हाँ, तो इसके बाद जब आईनेक्स्ट अखबार लॉन्च हो रहा था, तो मैं आईनेक्स्ट के लिए इंटरव्यू देने फिर पटना गया। तो और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं रिपोर्टर के तौर पे शायद उस समय 7 या 8 हजार रुपए या 10 हजार रुपए के आसपास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो 8-10 हजार रुपए मुझे देने की बात कही गई। तो मैं आईनेक्स्ट में आ गया। तो आईनेक्स्ट रांची की टीम में अच्छे लोग थे। एक रवि प्रकाश थे, जिनके अनफॉर्चुनेटली कैंसर से मौत हो गई, और वो हमारे यहाँ के डिप्टी न्यूज एडिटर आईनेक्स्ट के और प्रभारी संपादक भी थे, और वो बहुत अच्छे इंसान भी थे और अच्छे पत्रकार भी थे। और अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई, मुझे बहुत गहरा दुख भी पहुंचा उनकी डेथ से। वो कैंसर के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे और कैंसर सर्वाइवर के रूप में कई सारे आर्टिकल्स, कई जगह सेमिनार, सिंपोजियम करना और लोगों को अवेयर करना, इस तरह का काम कर रहे थे। ये जो बातें आप सुन रहे हैं, एक आईआईएस से सुन रहे हैं। आप इनकी मानवीय संवेदनाओं को भी समझिए कि जो लोग कहते हैं एक बड़ा अधिकारी हो गया तो सबको भूल जाता है। आपको जो हम बता रहे हैं बीच में, ये इंटरव्यू में हम जो दखल दे रहे हैं इनके वक्तव्य के दौरान, वो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि श्रेष्ठता आपसे संयम मांगती है। आप इनका जीवन चक्र अभी तक का देखें तो ये पत्रकारिता में बढ़ रहे हैं आगे। पत्रकारिता से ये कैसे सेवा में आए हैं, ये अब आप बताइए सर हमें। हाँ, मैं बिल्कुल उसी पर आ रहा हूँ। तो जब पत्रकारिता शुरू हुई
तो जब आईनेक्ट, चूंकि आईनेक्ट की जो उस समय की पत्रकारिता थी वो मेरे नेचर के मुताबिक नहीं थी, मैं उसमें फिट नहीं हो पा रहा था। दरअसल आईनेक्ट की बिल्कुल अलग टाइप की पत्रकारिता थी और शायद मुझ में धीर गंभीर पत्रकारिता थी, तो मैं उसके लिए आईनेक्ट के लिए फिट नहीं था। जो आईनेक्ट के एडिटोरियल टीम थी वो मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी कि वो जैसा चाह रहे थे मैं शायद वैसा नहीं कर पा ग्लैमर रहा। वर्ल्ड, ग्लैमर हाँ, वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उसमें शायद 28 दिन काम किया। 28 दिन काम करने के बाद मैं बोला मुझे शायद इसमें मजा नहीं आया, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत प्रेशर किया गया, मैंने प्रेशर में रिक्वेस्ट किया गया कि आप आ जाइए, हम आपको कूल करेंगे, दूसरा माहौल देंगे, लेकिन फिर भी मुझे जचा नहीं। फिर मैं हिंदुस्तान वापस आ गया और वहाँ डेस्क से मैंने शुरुआत की और 2008 से 9 तक डेस्क जॉब में रहा और स्ट्रिंगर के तौर पे रहा। दरअसल स्ट्रिंगर एक टर्मिनोलॉजी है मीडिया क्षेत्र में, जिसमें कंपनी आपको सीधे पेरोल पे नहीं रखती, कंपनी आपको मतलब ऑफ रोल पे रखती है कि आप उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो स्ट्रिंगर के बारे में भी हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। तो मैं स्ट्रिंगर रहा। 2009 में एक अखबार आ रहा था, दैनिक भास्कर। तो दैनिक भास्कर जब यहाँ लॉन्च हो रहा था तो पत्रकारों में बड़ी भगदड़ भी थी और जो स्ट्रिंगर थे जाहिर सी बात है उनमें महत्वाकांक्षा होती थी कि वो कंपनी के स्टाफर बने और पेरोल पे आए। तो मैं भी भास्कर में इंटरव्यू देने गया। संपादक को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि तुम वहां मत जाओ, जो पैसे तुमको वहां मिल रहे हैं वो हम यहाँ देंगे और ऑन रोल भी कर देंगे। तो मैं भी बहुत खुश हो गया कि चलो भाई, जिस संस्थान के लिए कर रहे हैं उस संस्थान में ही मुझे ऑन रोल कर दिया जाएगा। तो 2009 में मैं हिंदुस्तान में ऑन रोल हुआ और वहां से डेस्क जॉब करनी शुरुआत की और डेस्क में मैं नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल करता रहा। इसके बाद 2010 में जब डिजिटल का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका था तो मुझे लास्ट में एक डिजिटल सेंटर था, हमारा डिजिटल हब था, जिसमें livehindustanCom के लिए हम लोग खबरें वगैरह भेजते थे और मतलब जो डिजिटल का पाठक जैसा पढ़ना चाहता था उसको हम लोग वैसी खबरें बना के भेजते थे। लास्ट में मुझे livehindustanCom का मैं रांची का डिजिटल हेड भी हो गया। तो इसके बाद 2019 में, यानी कि पूरे 10 साल पेरोल पे और 1 साल ऑफ रोल पे और उधर स्ट्रिंगरशिप में 4 साल, तो करीब 12-15 सालों का अनुभव मेरा वो जर्नलिज्म सेक्टर में रहा। 19 में दरअसल वैकेंसी आ गई थी 17 में ही, चूंकि प्रोसेस और ज्वाइनिंग में 2 साल लग गए। यूपीएससी की वैकेंसी आई थी तो मैंने उसको भरा। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के शायद 67 पोस्ट थे। तो वो वैकेंसी भरी, उसको प्रोसेस होते होते 19 हो गया। 19 में फाइनल रिजल्ट आया, ऑल ओवर इंडिया मुझे 32 रैंक मिला था और इसके बाद मैं आज इस सर्विस में हूँ। क्या बात है। तो ये एक जोरदार तालियां इस बात के लिए होती है कि 32 रैंक इन्होंने पाया था। और आप देखिए कि जर्नलिज्म के बाद अगली सीढ़ी नॉर्मली लोग राजनीति में चले जाते हैं, ये देश की प्रशासनिक सेवा में आए। गौरव पुष्कर जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अपने कैमरामैन राजू भैया को हम मतलब उनका एकदम श्री चरणों में हम गिर जाना चाहते हैं कि वो इस लंबे इंटरव्यू को उन्होंने एक पोजीशन पे लिए हुए उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। उम्मीद करते हैं आप तक एक अच्छी रिकॉर्डिंग पहुंचेगी, हमारी वॉइस क्लियरिटी भी सही रहेगी। और गौरव पुष्कर जी का जो एक मिनट सर, आप माइक ले लीजिए। हमारे साथ प्रमोद भैया जुड़ रहे हैं। मैंने जो वृतांत सुना गौरव पुष्कर जी का, ये काफी सराहनीय है कि किस तरह से फिसलते कदम को संभालते हुए एक मुकाम को हासिल करने की जो जज्बा होती है वो जज्बा रियली इनमें था। और ही लव्स पत्रकारिता, ये प्यार करते हैं उस प्रोफेशन को, इसलिए इन्होंने कभी सैलरी की तरफ नहीं देखा, अपनी पसंदगी को देखा कि हमारी विचार कहाँ, हमारा स्वभाव कहाँ मैच करता है, वहाँ जाकर के इन्होंने अपना सेवा देने का काम किया। चाहे वो छोटी सैलरी जो बताया कि 3,500 रुपया, जो कि बहुत मामूली सैलरी होती है किसी को भी अपनी जीवन यापन करने के लिए, बहुत बहुत प्रेरणादायक इनकी यात्रा है। और मैं बहुत प्रभावित हूँ इनकी जीवन वृत्तांत को सुनकर के, यहाँ तक की यात्रा को सुनकर।
जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। एक गुप्ता जी कहाँ गए जी? उनको बोलिएगा स्टूडियो बनवा दे हम लोग के लिए। और मैं डॉक्टर नीरज साइनिंग ऑफ फॉर दिस रियली रिमार्केबल इंटरव्यू। गौरव पुष्कर जी से हम लोग उनका एक कांटेक्ट डिटेल लेंगे, शायद उनकी ईमेल आईडी, जो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ताकि कभी भी कोई बच्चे या कोई इनसे संपर्क करना चाहे तो वो इनसे जान सकते हैं कि अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।